आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 आप जानते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला अधिकार है, समानता का अधिकार, जो 14 से लेकर के 18 तक में डिस्क्राइब है, उसमें से हमने केवल 14 का डिस्कस किया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 15 का। तो पहले बेसिक प्रोविजंस इसके देख लेते हैं कि आर्टिकल क्या कहता है और क्यों लाया गया। जैसे आप देखेंगे इस आर्टिकल के पीछे है हमारा सोशल बैकग्राउंड। इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर रहा है बिफोर इंडिपेंडेंस, दैट हैज बीन सो मच डाइवर्स्ड। There were so many social groups, there were so many social class, there were so many classes on the basis of occupation. So there were so many types of divisions in Indian society before the independence. Rather, I should say from the earlier of Indian society, we had been in various groups of socially divided. तो हमारे यहाँ सामाजिक रूप से बहुत सारे विभेदीकृत ग्रुप रहे थे, ठीक। और उन विभेदीकृत ग्रुप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको दिखाई देंगे कि हमारे यहाँ पर एक कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है और इस कास्ट सिस्टम के एग्जिस्ट करने से हमको पता लगता है कि भारत में बहुत सारे जो अधिकार थे वो सामाजिक रूप से बटे हुए थे। जैसे समाज के जो एलिट क्लास हैं, जो सोशली एलिट हैं, उन लोगों के पास ज्यादा अधिकार होते थे, चाहे वो किसी व्यवसाय को चुनने के अधिकार हों, और अगर वो व्यवसाय को चुनने के अधिकार भी नहीं हैं तो शायद वो दूसरे अधिकार हो सकते हैं, जैसे कि किसी को कोई अथॉरिटी चाहिए या किसी के सोशली कुछ डिसीजंस बनाने हैं, तो ऐसे अधिकार भी उसमें छुपे हुए थे। तो सामाजिक रूप से जो उच्च वर्ग हैं उनके पास अधिकार ज्यादा थे और हम लोग सोशली बहुत चीजों पर बटे हुए थे। हम लोगों को कई आधार पर प्रायोरिटी देते थे, वो प्रायोरिटी देने के लिए हम बहुत सारी चीजों को आधार बनाते थे। जैसे कई बार ब्रिटिश पीरियड में हमने देखा कि रेस को भी आधार बनाया गया, प्रजाति। हम कई बार गोरे और काले के आधार पर भी नियमों को अलग अलग करते थे। कास्ट के आधार पर भी नियमों को अलग किया जाता था, जाति के आधार पर। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि भारत में इस अनुच्छेद के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो पहले इसका बैकग्राउंड हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, बैकग्राउंड ऑफ दिस आर्टिकल। उसमें पहला था सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, और इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर समय पर भारत में वैदिक पीरियड से ही वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता रहा है और यही वर्ण सिस्टम धीरे धीरे कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हुआ और यही कास्ट सिस्टम सोसाइटी में लोगों के ऑक्यूपेशन को डिसाइड करने का कारण रहा। लोग कहते हैं कि सोशल जो इनइक्वलिटी है वो सोशल ही इनइक्वलिटी है, कोई दूसरी इनइक्वलिटी तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। सोशल इनइक्वलिटी अपने आप में दूसरी इनइक्वलिटीज को, डिस्पैरिटीज को जन्म देती है। जैसे कि अगर सामाजिक रूप से किसी व्यक्ति के पास व्यवसाय चुनने का अधिकार नहीं है, जैसा कि हम देखेंगे कि भारत का जो वर्ण सिस्टम है, तो वर्ण सिस्टम ऑफ इंडिया है, उसमें कुछ चीजें ऑटोमेटिक छुपी हुई हैं। जैसे एक ये छुपा हुआ है कि बेसिकली वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, इन चार को माना गया है और इन सबके ऑक्यूपेशन ऑलमोस्ट पहले से प्री डिसाइडेड होते थे। जैसे ब्राह्मण्स हैज द सुप्रीम पोजीशन बिकॉज ही हैड द ऑक्यूपेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू द सोसाइटी एंड रूल मेकिंग। तो ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते थे और इनके पास सोसाइटी में सबसे टॉप रैंक होती थी, इसलिए इनके पास के जो व्यवसाय हैं, ऑक्यूपेशन है, वो पहले से फिक्स होते थे। क्षत्रियों के भी ऑक्यूपेशन फिक्स होते थे। दे हैव टू डेवलप एंड प्रिपेयर द वॉरफेयरशिप, उनको युद्ध संबंधी नीतियों का निर्माण करना है। तो दे वर आल्सो एलीट बट दे वर नेक्स्ट टू ब्राह्मण्स। ये भी एलीट थे लेकिन ब्राह्मण के बाद आते थे। नेक्स्ट वन इज वैश्य एंड दे वर ट्रेडर्स। जो वैश्य लोग थे वे ट्रेडर्स थे एंड दे सेट इन द इंडियन कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम, नेक्स्ट टू क्षत्रियंस। एंड द लोएस्ट रैंक होल्डर्स वर शूद्रास and Sudra's occupation was not decided as they are decided of any kind. Sutras were compiled to have only the occupation belongs to the such a hated nature. वहां पर ये सिस्टम था कि भाई कुछ ऐसा जैसे सबकी सेवा करना, गंदगी को साफ करना, ऐसे काम शूद्रों के लिए डिसाइड किए गए बिकॉज दे वर इन लोएस्ट रैंक ऑफ वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम में सबसे नीचे थे, इसलिए इनके लिए कार्य डिसाइड किए गए। आप जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्यूपेशन को चुनने की स्वतंत्रता है, पहले से डिसाइडेड है सबकी, कि आप जहां किस जाति में, किस वर्ण में पैदा हो रहे हैं, वहां आपका ऑक्यूपेशन पहले से फिक्स है। यही सिस्टम भारत में चलता रहा था आजादी के बाद। हालांकि इसको दूर करने के लिए ब्रिटिश पीरियड में बहुत सारे रिफॉर्मर हुए, जैसे राजा राम मोहन राय इसको बुरा मानते थे, बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया, मंडल साहब, अंबेडकर जी, है ना, टंडन साहब, मालवीय जी, इन्होंने इस पर बहुत काम किया, गांधी जी ने हरिजन के माध्यम से इस पर बहुत काम किया और वो इस चीज को अच्छा नहीं मानते थे। इसलिए जब संविधान सभा में ये सब डिस्कशन हो रहा था कि हम अपने यहाँ जो समानता देने वाले हैं वो समानता किसके आधार पर देंगे, तो उस समानता के लिए आर्टिकल जो 15 था, इसी आर्टिकल 15 के एक प्रोविजन, पहले पार्ट को हम लोगों ने लिखा आर्टिकल 15 का सब सेक्शन 1, और ये कहता है
कि यहां हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। इसके आधार पर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इसको जेंडर भी लिख सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा बर्थ प्लेस, इनमें से किसी भी आधार पर किसी के साथ भी हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। यानी स्टेट इन चीजों के आधार पर किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानेगा। ये आर्टिकल 15 का 1 कहता है। तो ये ऐसा कहते हैं कि ये इक्वलिटी का बेसिक ग्राउंड है। आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड द बेसिक ग्राउंड फॉर द इक्वलिटी। और उसी इक्वलिटी के तहत हम देखेंगे कि हमको क्या क्या प्रोविजंस मिले हुए हैं। ना तो हमारे धर्म से किसी को लेना देना है, धर्म के आधार पर सब लोग समान होंगे। और यही आर्टिकल है जो हमको सेकुलरिज्म की ओर लेके जाता है। रेस, प्रजाति से किसी को कोई लेना देना नहीं है। कास्ट भी आपके आड़े नहीं आएगी, कास्ट के आधार पर भी आप लोग समान होंगे। सेक्स यानी जेंडर और बर्थ प्लेस, जो भी आपका वो प्लेस होगा, इस आधार से आप कहीं भी पैदा हुए हों, आपके साथ कोई भी असमानता नहीं की जाएगी। मतलब इन ग्राउंड्स को लेकर के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं किया जाएगा, किसी एक के आधार पर भी नहीं और सबके आधार पर भी नहीं, ठीक। ये इसमें स्पष्ट लिखा गया है। तो इसका मतलब ये इक्वलिटी का बेसिक ग्राउंड यहां से मिलता है। अगर हम 15 का सेक्शन 2 पढ़ते हैं, 50 का सेक्शन 2 पढ़ते हैं, तो इसमें यह कहा गया है कि ये जो ग्राउंड दिए गए हैं, जो अब ग्राउंड है, इन ग्राउंड के आधार पर किसी को किन्हीं चीज के यूज करने से नहीं रोका जाएगा। वो क्या हो सकते हैं? वे बाथिंग घाट्स हो सकते हैं, स्नाना घाट हो सकते हैं, तालाब हो सकता है, कुआं हो सकता है, ठीक। जहां पब्लिकली लोग गैदर होते हैं वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्लेस पर किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर नहीं किया जा सकता है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कि कुछ चीजें हैं। जैसे जातियों के लिए स्नाना घाट पर अलग प्रोविजंस होते थे, कुएं पर अलग प्रोविजंस होते थे कि जब अपर कास्ट के लोग पानी भर रहे होंगे तो लोअर कास्ट के लोग वहां पर नहीं जाएं, या कोशिश ये की जाती थी कि लोअर कास्ट के लोगों के लिए अलग से वेल कुएं बनवाए जाए। उनके घाट अलग होते थे। उनको पब्लिक प्लेस पर जहां सब लोग पानी पीते हैं वहां पानी नहीं पीने दिया जाएगा। अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री समझे हैं तो आप देखेंगे अंबेडकर ने इसका बड़ा विरोध किया था और उन्होंने ये कहा था कि पब्लिक प्लेस सबके लिए बराबर होने चाहिए, किसी को कास्ट के आधार पर किसी पब्लिक प्लेस पे जाने से नहीं रोका जा सकता है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस बात को सब लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि हम इस प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में तैयार हो रहा है, लिखे हुए पढ़े लिखे लोगों के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा है। लेकिन वो लोग जो अभी भी उस समय संविधान बनने के समय पर गांव में रहते थे या जो पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर रहे थे, उनके अंदर ये चीजें बहुत अच्छे से घर कर गई थी, कास्टिज्म जैसी चीजें। तो वो कास्टिज्म जैसी चीजें उनके अंदर जो घर कर गई थी, इस कारण से वो बहुत अच्छे रिफॉर्म्स, उस समय इसका हमको फायदा नहीं मिल पाया, अच्छे रिफॉर्म्स की लोग नहीं जा पाए, ठीक। तो इसमें ये लिखा गया कि किसी भी चीज को यूज करने से नहीं रोका जाएगा। जैसे बाथिंग घाट हो सकता है, पब्लिक प्लेस, ठीक। तो पब्लिक प्लेस पे जाने से नहीं रोका जाएगा, किसी होटल में जाने से नहीं रोका जाएगा, या कोई भी ऐसी जगह जो सब लोगों के लिए होनी चाहिए, वहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब लोग उसको बराबरी से यूज करेंगे। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है वैसा ही इसमें प्रोविजंस किया गया है। ऐसे ही चाहे वो मनोरंजन स्थल हो, यूज करने से नहीं रोका और जाने से भी नहीं रोका जाएगा। यहाँ पर आप कहीं भी मूव करेंगे तो वहां पर आपको जाने से नहीं रोका जाएगा। चाहे वो सिनेमा घर हो सकता है, इसका मतलब है एंटरटेनमेंट प्लेस हो सकता है, ठीक, या कोई होटल हो सकता है, सार्वजनिक भोजनालय हो सकता है, चलचित्र का हो सकता है। अगर आपको कहीं भी इधर उधर आने जाने से रोक रहा है और उसका ग्राउंड ये है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं होती है, लेकिन अगर ग्राउंड ये है कि हम आपको इसलिए नहीं जाने दे रहे कि महिलाएं नहीं जाएंगी यहाँ पर, है ना, ये उसमें जाएगा। अभी क्लास में किसी बच्चे ने ये पूछा कि सर जैसे अगर हम कहीं भी किसी प्लेस, दुकान इत्यादि पर जब लोग किसी को जेंडर के आधार पर हम लोग रोक ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बेसिकली वो बने हुए हैं ब्यूटी पार्लर से, तो वहां पर पुरुषों को जाने से रोका जा सकता है। उस बच्चे ने ये कहा कि सर मैं अपने रिलेटिव के साथ वहां गया और मेरे को जाने से नहीं दिया गया। तो अभी आपका ये आर्टिकल 15 पूरा नहीं हुआ है ना, आप उसको ध्यान से समझेंगे भी, है ना। तो यहाँ पर यह है कि आपको कहीं भी जाने से नहीं रोका जाएगा इन ग्राउंड पर। यहाँ पर ये किसी भी चीज के यूज करने से आपको नहीं रोका जाएगा इन ग्राउंड पर। और ये आर्टिकल 15 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ये हमको लीगल ग्राउंड्स देते हैं, एक फंडामेंटल राइट्स देते हैं कि ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है, ये हम सबका फंडामेंटल राइट्स है। और इससे हमारे यहाँ पर इक्वलिटी को डिफाइन किया गया। तो इक्वलिटी के जो ग्राउंड्स हैं उनको आपको याद रखना है कि कौन कौन से ग्राउंड पर इक्वलिटी दी गई है। और यही वो है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इक्वलिटी को लाने के लिए बात करता है और डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करता है, प्रोटेस्ट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर इस ग्राउंड पर नहीं किया जा सकता है, ठीक। फिर 15 का सेक्शन 3 है। अब 15 के सेक्शन 3 से पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इसलिए की है कि जहां पर ये दोनों ही आर्टिकल हमको क्या दे रहे हैं, एक लीगल ग्राउंड दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इस 15(3) को लोग कहते हैं कि ये ग्राउंड नहीं है, ये तो एक एक्सेप्शन है। कैसे? इसमें ये लिखा हुआ है, इफ देयर विल बी अ मैटर ऑफ विमेन
एंड चिल्ड्रन। अगर महिलाओं और बच्चों की बात होगी तो ऐसी स्थिति में उनके लिए अलग से कानून बनाए जा सकते हैं, लॉ बनाया जा सकता है, और वे लॉ डिस्क्रिमिनेशन ही हो सकते हैं। जैसे देखिए यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि जेंडर या सेक्स के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 के 3 में ही ये लिख दिया गया है कि अगर बात केवल महिलाओं की होगी और बच्चों की होगी तो उनके लिए अलग से कोई स्पेशल कानून बनाया जा सकता है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसा करना, ऐसा अगर कोई स्टेट के ये अगेंस्ट मिलते हैं सारे फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई स्टेट ऐसा करता है तो ऐसा करना आर्टिकल 15 के 1 और 1 का वायोलेशन नहीं माना जाएगा। तो उसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से चलता है ना, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम लोग मान के चलते हैं। तो उसमें जो लिखा हुआ है कि आर्टिकल 15(1) में जो लिखा हुआ है कि जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और 15(3) में जो लिख दिया गया कि महिलाओं के लिए अलग से कर सकते हैं, तो यानी अलग जेंडर के लिए अलग से प्रोविजन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि उसमें इसीलिए लिखा गया है कि ऐसा करना 51 का वायोलेशन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि महिलाओं और बच्चों को आर्टिकल 15 के 1 के तहत इम्यूनिटी मिली हुई है ना। अगर महिलाओं और बच्चों के साथ ऐसा किया जाएगा तो फिर ये माना जाएगा कि वह इम्यूनिटी उनको मिली हुई है। इसलिए आर्टिकल 15 का 3 सेक्शन को कहा जाता है कि ये एक्सेप्शन है। ठीक, तो ये मूल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, और इसको क्यों ऐड किया गया ये आप ठीक से समझ पाए अच्छे से। पहला कहता है कि हम किसी भी लिखे हुए आधारों पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। दूसरा भी यही कहता है कि कुछ ही पर्टिकुलर चीज को द फॉलोइंग ग्राउंड्स के आधार पर हम लोग उसको यूज करने से नहीं रोकेंगे और कहीं जाने से भी नहीं रोकेंगे, तो ऐसा उसमें कहा गया। लेकिन अब अगर अपन ध्यान देंगे 15(3) तुरंत ये कह देता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कानून बनाए जा सकते हैं। अगर उनके लिए अलग से कानून बनाए जा सकते हैं इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेटरी है, और वो ये कहते हैं कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, और ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करना आर्टिकल 15 का वायोलेशन नहीं है। अर्थात आर्टिकल 15 के ग्राउंड पर आप नहीं जा सकते हैं। जैसे आपने कहा ना कि फंडामेंटल राइट्स किसी के छीन रहे हैं, कोई छीन रहा है, उसको वायोलेट कर रहे हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप क्या कहेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहेंगे कि इस 15 के अनुसार कहा गया कि हम जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और यहाँ ये लोग कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान का संरक्षक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 15(3) को पढ़ करके ये कह देगा कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये 15(1) का वायोलेशन नहीं है, और ऐसा करना वायोलेशन नहीं माना जाएगा। इसलिए अगर बात महिलाओं के लिए हो रही है तो हम इस बारे में कोई सुनवाई नहीं कर सकते हैं। बच्चों के लिए कोई स्पेशल कानून बनाया गया तो उसके लिए कोई सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तो यही जो आर्टिकल है ये महिलाओं के लिए स्पेशल कानून बनाने के लिए हमको बेसिक ग्राउंड देता है। चाहे हम विमेन सिक्योरिटी के लिए कोई ग्राउंड बनाएं, चाहे हम महिलाओं के लिए अलग से कमीशन बनाएं, महिला कमीशन है ना, विमेन्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन्स, तो राष्ट्रीय महिला आयोग हो, चाहे राज्य महिला आयोग हो, या महिलाओं को उनकी सोशल सिक्योरिटी बनाने के लिए, या महिलाओं के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दें हम लोग, या बस में आपने देखा होगा महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, या आपने देखा होगा ऑफिस में कहीं पर प्रोविजन होता है, कहीं पर भी अगर महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करते हैं तो आर्टिकल 15(1) का वायोलेशन नहीं होगा। ये उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इजीली समझ सकते हैं। तो ये हुआ बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब आते हैं हम 1950 में। 1950 में हम आते हैं। उस समय हमारे देश में जब नया नया आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ यहाँ पर, तो उस समय बहुत सारे चीजें थी, उन पर कानून बनाने थे, और वो कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारी पार्लियामेंट के पास थी। और उस समय पार्लियामेंट के नाम पर हमारे पास केवल लोकसभा होती थी, और वो भी ऐसी लोकसभा थी जो चुनी हुई नहीं थी, क्योंकि 1947 में कोई इलेक्शन नहीं हुए थे लोकसभा के। लोकसभा के इलेक्शन 52 में जाकर के हुए, 51 से 52 तक चले थे इलेक्शन, सितंबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक, तो तब तक तो इलेक्शन नहीं हुए थे। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का पूरा काम, संसद का पूरा काम लोकसभा ही कर रही थी, जो कि हमारी संविधान सभा थी। तो संविधान सभा ने भूमि सुधार पर बहुत सारे कानून पारित किए, और भूमि अधिग्रहण, जैसे कहा था कि संपत्ति लोगों की लेकर के हम थोड़ा इक्वलिटी लाने की कोशिश करेंगे, समानता लाने की कोशिश करेंगे, इस बात को लेकर के पूरे देश में बवाल मच रहा था, और वो हम पढ़ भी चुके हैं, है ना, पढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि तमिलनाडु में एक महिला जिसका नाम था चंपाकम द्वैराजन। चंपाकम द्वैराजन थी, इस चंपाकम द्वैराजन ने क्या किया कि मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम दिया, और वहां इसका एडमिशन नहीं हुआ। जब इसका एडमिशन नहीं हुआ तो उसने कहा कि इतनी सीटें थी रिजर्वेशन, मेरे को क्यों नहीं हुआ एडमिशन? तो उससे कहा गया कि कुछ सीटें कैटेगरी के लिए रिजर्व है, कैटेगरी के लिए रिजर्व है। और ये आपको पता होगा कि पंजाब, तमिलनाडु के मामले में, उस समय तमिलनाडु नहीं होता था, मद्रास होता था, मद्रास के मामले में बहुत पहले से रिजर्वेशन के ग्राउंड्स वहां पर चले आ रहे हैं, वहां पहले से रिजर्वेशन था, 69% सीटें वहां पर उन्होंने रिजर्वेशन के तहत दे रखी थी।
तो उनका इतना सारा रिजर्व कर रखा है तो सीटें कम बची हैं, अनरिजर्व सीटें, इस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए उसने इस केस को फाइल किया पहले मद्रास हाईकोर्ट में, फिर ये मद्रास हाईकोर्ट में गया और उसके बाद जैसे ही जुडिशरी में ये केस गया तो इस मामले को लेकर के भी बवाल मचा कि सीटें रिजर्व होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सीटें रिजर्व कर रहे हैं तो ये 15(1) का वायोलेशन है, क्योंकि आप यहाँ कास्ट के आधार पर सीटों को रिजर्वेशन दे रहे हैं और कास्ट के आधार पर अगर किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं। इसका मतलब है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स का वायोलेशन किया है। और इसी कारण से इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए तत्कालीन सरकार ने 1951 में पहला संविधान संशोधन लाए और उस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जैसे और उस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज भी किया गया, कई लोगों ने उसको कोर्ट में चैलेंज भी किया, जैसे शंकरी प्रसाद का मामला सबसे फेमस था। उन्होंने इसमें इसी आधार पर केस किया था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है। शंकरी प्रसाद बिहार के एक जमींदार थे, लेकिन उनके उस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भारत की संसद द्वारा किया गया ये जो पहला का संविधान संशोधन है ये वैलिड है। उन्होंने उसके लिए 2 ही ग्राउंड दिए थे कि ये क्यों इनवैलिड है। उन्होंने कहा था कि एक तो आर्टिकल 279 के तहत भारत की पार्लियामेंट अभी पूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि नहीं, ये डिसीजन पार्लियामेंट का ही है और माना जाएगा और वैलिड भी रहेगा। और इसी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन को वैलिड बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में 15 का 4 ऐड कर दिया गया। तो 15 का जो 4 है उसमें ऐड हो गया और ये ऐड हुआ कब? 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसमें ऐड कर दिया गया, जिसमें लिखा है कि शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन दिया जा सकता है और रिजर्वेशन देना आर्टिकल 15 के 1 का वायोलेशन नहीं है। इसका मतलब जैसा चंपाकम दोहराजन चाहती थी वैसा नहीं हुआ। उन्होंने मद्रास के रिजर्वेशन को चैलेंज किया और मद्रास के रिजर्वेशन को बिल्कुल एज इट इज बनाए रखा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग वैलिड मान के चलेंगे। और ये भी कहा गया कि जो मद्रास का जो आपको पता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम लोगों ने सरकार ने एक नया शेड्यूल जोड़ा था, स्केड्यूल, वो था 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल इसलिए जोड़ा गया कि उसमें जिस विषय को शामिल कर देंगे 9वीं अनुसूची में, जिस भी टॉपिक को विधान को शामिल करेंगे उसको सर्वोच्च न्यायालय की जो क्या कहते हैं उसको याचिकाओं से वो बाहर हो जाएगा, उसको सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से बाहर हो जाएगा, उसका पुनरीक्षण नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करने के लिए 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची में फिर इसको डाल दिया गया तमिलनाडु के आरक्षण, तमिलनाडु का जो आरक्षण था, मद्रास का आरक्षण था, उसको इसमें डाल दिया गया और ये कहा गया कि इसमें हम और भी किसी भी प्रोविजन को डाल सकते हैं। और जैसे ही ये सब हुआ फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये शैक्षणिक संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन सबको मिल गया, उसमें कोई दो राय थी नहीं। ये मामला चलता रहा। फिर ये एक नया मामला आया कि जो हाईली प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, आईआईटी, आईएएम, वहां पर ऐसी व्यवस्था थी कि उनमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, है ना, उनमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था बैकवर्ड क्लासेस। तो फिर से एक अमेंडमेंट हुआ 2006 में। 2006 में एक अमेंडमेंट हुआ, जनवरी में अमेंडमेंट हुआ और वो था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उसके आधार पर 15(5) उसमें ऐड कर दिया गया। 15 में एक और सेक्शन जोड़ दिया गया जिसमें कहा गया कि बैकवर्ड क्लासेस को हम उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण देंगे। ठीक है, तो यहाँ शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया 4 में और 5 में दे दिया हाई उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में भी इसमें आरक्षण जोड़ दिया गया। ठीक, और जैसे ये जुड़ा उस समय यूपीएस सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में और इस संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक केस फाइल हुआ अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में और इसमें यह कहा गया कि ये संविधान संशोधन अवैध है, इसको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए इस डिसीजन को स्टेक डाउन कर दिया और ये कहा कि अनुच्छेद 15 का 3 जो 5 नया जोड़ा गया है वो किसी भी संविधान के अनुच्छेद का वायोलेशन नहीं करता है, ये वैध है, इसीलिए ये वैध बना रहा। ठीक, इसके बाद मामला चला और इस देश में आरक्षण को लेकर के बहुत सारी सभी जगहों से बहुत सारे विचार आए और ये कहा गया कि क्या हम पैसे क्या गरीबी के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं, और इस बात के लिए बहुत सारी कमेटी बनी, उनकी रिपोर्ट आई। और अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2019 में 2019 के जनवरी में 103वां संविधान संशोधन हुआ जिसके आधार पर 15(6) जोड़ दिया गया, जिसके आधार पर 15(6) जोड़ा गया और ये संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण था। इसने ईडब्ल्यूएस को अनरिजर्व का 10% आरक्षण दे दिया, है ना। ये अभी भी अलाउ है और ये अनुच्छेद 15
इन सारी चीजों को समाहित करता है। और ये कहा गया कि अनुच्छेद आर्टिकल 15 का जो सेक्शन 6 जो इंसर्ट किया गया है वो किसी भी रूल का वायोलेशन नहीं करता है, किसी भी रूल का वायोलेशन नहीं करता है। ठीक है, समझ गए? तो ये अनुच्छेद 15 है जिसमें समानता की बात कही गई है, लेकिन याद रखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी समानता है वो सुप्रीम नहीं होती है ना। इट शुड बी सम स्पेसिफिक प्रोविजंस related to some of the special aspects, and the point of discrimination cannot be challenged on the basis of its discrimination and its provisions related to a specific description described in Constitution of India. तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पॉजिटिव अफर्मेशन के ग्राउंड पर पूरा किया जा सकता है। अगर वह पॉजिटिव ग्राउंड पर पूरा किया जा सकता है तो उसका ठीक ठीक मतलब यही है कि हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंडर में कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजंस ला सकते हैं विच कैन मेक द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन रादर वी शुड कॉल अफर्मेटिव एक्शन फॉर द डेवलपमेंट एंड टू सेट अप द एक्चुअल गोल ऑफ इक्वलिटी। So if we are getting the actual goal of equality by following some of the specific provisions related to temperament can be followed and can be set up in Indian Constitution, तो उसको हम लोग उसमें सेट कर सकते हैं। चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मेंस के लिए, प्री के लिए तो बहुत इजी है। मेंस के लिए आप देखेंगे जब भी कुछ नया डिसीजन होता है तो आप देखेंगे उसमें कौन कौन से आर्टिकल के तहत कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं, कहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कहाँ नहीं होता है। तो जब हमारा एक फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी पूरा हो जाएगा तो फिर हम उसको पूरा कर पाएंगे। मिलते हैं तब तक के लिए।